नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सामान्य जानकारी के। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी धौलावीरा, इसका सही जवाब है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। उपवेद मुख्यतः 4 होते हैं दोस्तों, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और या स्थापत्य वेद और शास्त्रावेद, जिसको धनुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य से, संगीत, शिल्प वेद भवन निर्माण से और शास्त्रावेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जबकि योग वेद उपवेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है फिरदौस शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, इसका सही जवाब है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 104, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य का भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल और बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था, और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कोलाचिल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें श्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में, आप ध्यान रखिएगा, 1605 ईस्वी में आई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफिर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 26 लाख रुपए। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार
अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम.एन. रॉय इसका सही जवाब है। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप से देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 111, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें दुर्गा भाई देशमुख, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू आदि प्रमुख थीं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी इसका सही जवाब है दोस्तों। संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी। ये समितियां एवं उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पूछा जाता है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की 2 उप समितियां भी थी दोस्तों। मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 113, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा 4000, ध्यान रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। और इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय महाद्वीप तक फैला हुआ है। आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, इसका सही जवाब है। भारतीय महाद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है, इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। इस प्रकार इसका विकल्प जो है बी सही होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा गुजरात, झारखंड और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रकाश मंडल कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। और सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभामंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल से सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता
सम्मिलित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, साधन लागत या आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना काल कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी खनन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे फिल करना है, हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुपोषण दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नोएडा, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए मुगल सराय क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा, इसका सही जवाब है। कंकाली टीला उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। 1888 से 91, 1888 से 91 ईस्वी के मध्य हुई खुदाई में यहाँ से प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मिर्जापुर, इसका सही जवाब है। आदिम पुरुषों द्वारा चौक या गहरे लाल रंग से बने पाषाण युगीन चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में साथ ही विंध्य पर्वत माला में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया Ctrl+Z, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+U। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों Ctrl+Z, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लोटस, इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर के घटकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं।
और मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर और फ्लोटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का तात्पर्य क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 100, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका सही जवाब है। कंप्यूटर प्रणाली में एलयू का पूर्ण रूप होता है दोस्तों अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। यह यूनिट गणितीय तथा तार्किक संसाधनों हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, एमएस पावर पॉइंट, पीटीपी। ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। एमएस वर्ड डॉक होता है, एमएस एक्सेल एक्सएलएस होता है, एमएस पेंट जेपीजी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा हैदराबाद। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जेट इंजन जो है रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब है। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ध्यान रखिएगा Na2CO3 और इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। एक रासायनिक यौगिक है और सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 इसका सूत्र है। एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, मिलान करना है दोस्तों आपको। मिलान कीजिए यहाँ पे ओटाइसिस, ऑप्शन 1 यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है। ओटाइसिस का जो मिलान हो जाएगा उसका सेकेंड से हो जाएगा, कान से हो जाएगा। और एंसेफ्लाइटिस का ऑप्शन 4 से दिमाग से हो जाएगा। और लेरिंगाइटिस, तो लेरिंगाइटिस का मिलान गला से हो जाएगा। और हेपेटाइटिस का यकृत से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, वृद्धि और मरम्मत के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वाल बॉक्स। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाल बॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। इसके कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141, जून 2022 में राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की 26वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, किगाली में हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में कब से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा 1 जुलाई 2022 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में 1 जुलाई 2022 से एकल
उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विगत वर्ष एक बजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वर्ष 1993 में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के मध्य से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। 24 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में हुई थी दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144, मई 2022 में किसने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी, इसका सही जवाब है। 1 मई 2022 को डॉक्टर सुमन के बेरी ने डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, डायमंड लीग फाइनल 2022 में डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट का क्या नाम है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा, इसका सही जवाब है। 7 से 8 सितंबर 2022 के मध्य डायमंड लीग फाइनल 2022 ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 84.44 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ वह डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 146, किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश महाना को चुना गया है दोस्तों। 29 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश महाना निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वह कानपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा से 8वीं बार निर्वाचित हुए हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 147, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री ने जीता है। मई 2022 में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीता है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1973 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। और इसका प्रारंभ में नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। कहाँ है? उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में स्थित है दोस्तों। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस क्लास में आप लोगों ने सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।